आज आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग। इट्स अबाउट रिच माइंड्स। एक गांव में और लेट्स से एक सिटी में दो आदमी रहते हैं, रमेश एंड सुरेश। रमेश एक मॉल का मालिक रहता है और सुरेश उसी मॉल का एम्प्लॉय रहता है। एक दिन सुरेश कंप्लेन करता है कि भगवान आपने रमेश को सब कुछ दिया और मुझे ऐसी लाइफ क्यों दी। क्या हम इसे बदल सकते हैं? क्या मैं रमेश की लाइफ जी सकता हूँ और रमेश को मेरी जगह पे डाल? भगवान उसे सुन लेते हैं एंड देन सुरेश रमेश की लाइफ जीना चालू करता है और रमेश सुरेश की। अब सुरेश बन जाता है मॉल का मालिक और रमेश एक मॉल का एम्प्लॉय। तो ये दोनों अपना काम करना चालू करते हैं। ओके, नाउ रिमेंबर, सुरेश is coming from a poor mentality and Ramesh is coming from a rich mindset. जब ये अपना काम चालू करते हैं तो सुरेश देखता है कि मॉल में इतने सारे एम्प्लॉयज़ रखे हैं और उनको इतनी बड़ी बड़ी सैलरीज दी जा रही है। तो वो क्या करता है, जितना काम वो खुद से कर सके ताकि उनकी सैलरीज बचा सके, वो एम्प्लॉयज़ को फायर करना चालू करता है और उनकी जगह पे खुद काम करना चालू करता है। ऑन दी अदर हैंड रमेश जो अभी एम्प्लॉय बन गया है, वो बड़ी मेहनत से अपना काम करता है, कुछ पैसे इकट्ठा करता है और कुछ महीनों के बाद मॉल छोड़ देता है, नौकरी छोड़ देता है। वो छोड़ के फिर बाहर में दूसरी जगह पे एक छोटा सा किराना दुकान देखता है और वहाँ पे किराना दुकान चालू करता है। सुरेश उसको देख के हंसता है। वो बोल रहा है यहाँ पे अच्छी खासी नौकरी चल रही है, उसको पैसे भी ठीक ठाक ही दे रहा है, तो क्यों छोड़ के जा रहा है। बट वो जाता है। अब वहाँ पर जाके रमेश अपना किराना दुकान चालू करता है, किराना दुकानों को अच्छे से रन करता है। जैसे ही कुछ महीनों के बाद उसके कस्टमर्स बन जाते हैं और उसका दुकान ठीक ठाक चलना चालू हो जाता है, तब वो एम्प्लॉयज़ ढूंढता है और खुद को रिप्लेस कर देता है उन एम्प्लॉयज़ से। यहाँ पर सुरेश, क्योंकि उसने इतना वर्कलोड ले लिया है खुद के ऊपर में, वो दिन भर मॉल के ऑपरेशंस एडमिनिस्ट्रेशन में व्यस्त रहता है और पूरा दिन उसका उसी में जाता है और कुछ उसको करने के लिए ना टाइम रहता है ना एनर्जी रहती है। अब रमेश एक के बाद दूसरा किराना दुकान ओपन करने की सोचता है। सेम वहाँ पे भी 2-3 महीने में सेटल कर लेता है, नए एम्प्लॉयज़ रखता है। ये जो पीरियड है जहाँ पे रमेश एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा दुकान खोलते जा रहा है, इसमें वो इतने ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहा है, बस दुकानें खुलती जा रही है, प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है, उसको ठीक ठाक पैसा आ रहा है। यहाँ पर सुरेश, जिसने सारे एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया है और खुद से सारा काम कर रहा है, पैसा बचा रहा है, ओके, लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही। जितनी उस मॉल की कैपेसिटी थी उतना पैसा आता था, जितना एम्प्लॉयज़ में बैठता था, अब उसमें से एक मेजर शेयर उसके बैंक अकाउंट में जाता है। ओके, ऐसे कुछ दिन बीतते हैं, कुछ महीने बीतते हैं एंड देन रमेश के 6 से 7 किराना दुकान हो जाते हैं। फिर वो बैंक के पास में जाता है और बोलता है कि देखो, इतना बड़ा बिजनेस मैंने खड़ा किया है, ये सारे लोकेशंस में मेरी दुकानें हैं, अब मैं चाहता हूँ कि एक मॉल किराए पे लूँ। तो बैंक देखती है कि ऑलरेडी इन्होंने इतना धंधा सेट किया हुआ है और इनको समझ में आ रहा है धंधा, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट उनका लोन अप्रूव करता है और उनको एक मॉल खरीदने के लिए लोन दे देती है। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे सुरेश बस उसी साइकिल में घुसा हुआ है, वो कुछ नहीं सोच पा रहा है, बस
कैसे हम लोग मॉल का ऑपरेशंस और कैसे मॉल को स्मूथली रन करता है, बस उसी में लगा पड़ा। फाइनली रमेश को लोन मिल जाता है और वो मॉल खड़ा कर देता है और फिर से मॉल का मालिक बन जाता है। अभी सुरेश देखता है कि अरे ये फिर से मॉल का मालिक बन गया है। फिर वो देखता है वो क्या कर रहा है, वो रोजमर्रा के ऑपरेशंस में ही लगा हुआ है। अब बिकॉज हर एक चीज वो कर रहा था, इतना माइक्रो मैनेज कर रहा था, यहाँ के एम्प्लॉयज सेटिस्फाई नहीं थे, तो सुरेश के एम्प्लॉयज छोड़ के रमेश के पास में जाते उनके मॉल में काम करने के, बिकॉज वो वहाँ पे तनख्वाह भी अच्छी खासी दे रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है और माइक्रो मैनेजमेंट नहीं कर रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, जो सुरेश का मॉल है वहाँ पे वो इतने अच्छे से ऑपरेशंस नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से उसमें लॉसेस हो रहे हैं। अब उसको नए बंदे भी ढूंढने हैं, ऑपरेशंस भी संभालना है, बहुत सारा वर्कलोड आ गया है। तो इसकी वजह से धीरे धीरे मॉल का सेल डाउन हो जाता है एंड देन फाइनली एक टाइम आ जाता है जब उसको वो मॉल बेचने की नौबत आ जाती है। वो मॉल बेच देता है। बेचने के बाद में उसको कुछ समझता नहीं कि मैं क्या करूँ पैसों का, तो फिर वो वापस से उसी को सेव करके अपना दिन गुजारते रहते हैं। अल्टीमेटली वो पैसे भी ख़त्म हो जाते हैं। पैसे ख़त्म हो जाने के बाद में वापस से जॉब ढूंढता है, फिर से रमेश के पास में जाता है और वहाँ पे एज एन एम्प्लॉय काम करता है। सो फाइनली रमेश फिर से मॉल का मालिक बन गया और सुरेश फिर से मॉल का एम्प्लॉय बन गया। बट इस बार रमेश के पास मॉल के साथ साथ 8 से 10 किराना दुकान भी है। तो जो पहली स्टेज में था उससे कहीं बेहतर स्टेज में अभी आ गया। एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दी माइंडसेट। इसीलिए गरीब आदमी गरीब रह जाता है बिकॉज ऑफ दी माइंडसेट। उसका बचाने का माइंडसेट रहता है और बचा के वो ऐसी चीज़ों में डालता भी नहीं है जहाँ से और पैसा आए। घर खरीद लेगा, गाड़ी खरीद लेगा, ऐसे लोगों को रिप्लेस कर देगा जहाँ पे वो खुद व्यस्त हो जाएगा। बट जिनका रिच माइंडसेट रहता है वो ऐसा नहीं करते। दे इन्वेस्ट देयर मनी इन एसेट्स, दे इन्वेस्ट देयर मनी समवेयर जहाँ से उसको रिटर्न्स आए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दे इन्वेस्ट देयर मनी ऑन टाइम, दे बाय टाइम फॉर देयर सेल्फ। इसी की वजह से एक रईस आदमी के पास में एक रईस माइंडसेट होता है, तो आप उसको किसी सिचुएशन में भी डाल दें, वो उसके माइंडसेट से वापस उभर के आ जाएगा। और आपने देखा रहेगा कि गरीब आदमी चाहे उसको अचानक से दौलत आ जाए, मे बी प्रॉपर्टी या फिर घर बेच के या फिर उसको लॉटरी क्यों ना लग जाए, जब तक वो उसका माइंडसेट चेंज नहीं करता है वो गरीब का गरीब ही रह जाता है और फिर से उसी सिचुएशन में आ जाता है। सो यहाँ पे हमें एक चीज समझनी होगी कि बिफोर वर्किंग ऑन एनीथिंग यू हैव टू वर्क ऑन योर mindset. Get a rich mindset to become a rich. With poor mindset, no matter whatever hard work you do, you will never become rich. अगर ऐसा ही होता, हार्ड वर्क से ही पैसा आता, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा रईस मजदूर लोग होते हैं। मेहनत करने से पैसा नहीं आता है, स्ट्रैटेजी बनाने से पैसा आता है, माइंडसेट चेंज करने से पैसा। Thank you so much for watching this video. I hope you understand the rich mindset and the poor mindset. Please like, subscribe, share, and also comment what do you think about this rich mindset and poor mindset video. I will see you in another video. Thank you so much. Bye bye.